आप में से कई लोग सोच रहे होंगे ये नाच कहाँ का है, कौन करता है और ये कब और क्यों मनाया जाता है। ये बहुआ नृत्य है जिसको सोनोवाल जाति के लोग मनाते हैं। सोनोवाल कचारी जाति रहती है असम में। आम बोलचाल में इस जाति को सिर्फ सोनोवाल भी बोला जाता है। सोनोवाल जाति के लोगों का ये विश्वास है कि बहुआ नृत्य करने से उनके गांव से बुरी शक्तियों का नाश होता है। बहुआ नृत्य के माध्यम से वे भगवान शिव और माता पार्वती को स्मरण करते हैं। उनका ये विश्वास है कि इस नृत्य को लेकर कोई अगर बुरा भाव रखता है फिर उसकी खैर नहीं, कुछ बुरा जरूर होगा। ये जो वस्त्र है ये केले के पत्ते से बनाया जाता है। आज इस वीडियो में हम सोनोवाल कचारी जाति को समझने की कोशिश करेंगे। इस जाति की कहानी बिना सुने हम असमी संस्कृति, असम और पूर्वोत्तर भारत को समझ नहीं सकते। ऊपरी असम में तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, धेमाजी और लखीमपुर में रहती है। क्योंकि सोनोवाल जाति इन क्षेत्रों में रहती है इसलिए असम के दूसरे क्षेत्रों में रह रहे जातियों को इस सोनोवाल जाति के बारे में पता नहीं है। अब जब उन्हें ही नहीं पता, एक आम भारतवासी को कितना पता हो सकता है। उनके योगदान और संघर्षों के बारे में ये हम समझ सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में रह रही जातियां ओरिजिन का इशू काफी सीरियसली लेती है। सोनोवाल जाति भी अपनी ओरिजिन सीरियसली लेती है और इनका पहला क्वेश्चन होता है, जाति का नाम सोनोवाल कैसे पड़ा। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया जाता है। पहला, वैष्णव धर्म लेने के लिए जिन लोगों ने सोना दिया और केशवदेव के अनुयायी बने उनको सोनोवाल कचारीस माना जाने लगा। केशवदेव माजुली स्थित औनियाती सत्र के 17 अधिकार थे। दूसरा उत्तर यह रखा जाता है कि लोअर नेपाल में सोनोवाल नामक लोग रहते हैं। सोनोवाल का सानोवार से संबंध है। तीसरा उत्तर यह रखा जाता है, सुनुबर से सुनुवाल बना, फिर सुनुवाल से सोनोवाल बना। सोनोवाल का मतलब होता है ब्राइटनेस। चौथा उत्तर यह दिया जाता है, शब्द सोनोवाल की उत्पत्ति बादू सोनोलियो से हुआ है। 12 कचारी परिवार में से एक परिवार का नाम है बादू सोनोलियो। 12 कचारी परिवार के नाम इस प्रकार से है। बादू सोनोलियो असम में सादिया नामक जगह में पहुंचती है। इनको सादियाल कचारी बोला जाने लगा। आगे चलकर ये बनता है सोनोवाल कचारी। पांचवा उत्तर ये दिया जाता है, क्योंकि ये जाति सोने का काम में लिप्त थी इसलिए जाति का नाम सोनोवाल पड़ा है। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि इन 5 उत्तरों में से किसी एक पर भी सहमति बनी नहीं है। आज भी ओरिजिन पर इंटेलेक्चुअल्स के साथ साथ आम जनता का इन्वॉल्वमेंट होना ये इसलिए है क्योंकि एक आम सोनोवाल कॉलोनियल लेंस से अपने आप को देखता है। क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स कॉलोनियल टेम्पलेट को ही फॉलो कर रहे हैं इसलिए ओरिजिन का विषय आम जनता के साइकी में आज भी है। ये कॉलोनियल एरा हैंगओवर है। एक फैक्ट जो रखा जाना चाहिए वो है, ओरिजिन के विषय पर ओवर इंटेलेक्चुअलिज्म दिखाना खतरों से खाली नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मणिपुर और मिजोरम में रह रही कुकी जाति के बीच एक सेक्शन है जो ये मानती है कि कुकी जाति की ओरिजिन इजराइल से है और वे इजराइल में बसने भी लगे हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं। सोनोवाल जाति का दूसरे जातियों के साथ क्या है संबंध, चलिए समझते हैं। सोनोवाल कचारी जाति कछार जिले में रह रही बर्मन, लोअर असम में बोडोज और नॉर्थ कछार हिल्स में रह रही दिमासा जाति के साथ आत्मीयता का संबंध है। कचारी समूह के बीच एक कहानी प्रचलित है। कहानी इस प्रकार से है, किसी समय दिमासा राजा का आहूम राजा के साथ युद्ध होता है। परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि एक तरफ नदी और दूसरी तरफ आहूम सेना होती है। दिमासा राजा को सपना आता है। सपने के अनुसार सुबह दिमासा राजा अपने समूह के साथ नदी में उतरेंगे। वे उस स्पॉट में जाएंगे जहां पर एक बगुला होगा। उस स्पॉट से सीधे चलकर ही नदी को पार किया जाएगा। नदी को पार करते वक्त ये ध्यान रखना जरूरी है कि कोई भी पीछे मुड़कर ना देखें। जैसा सपना था वैसे ही होता है। राजा को नदी में बगुला दिखाई देता है। जब नदी पार ही किया जा रहा था, एक आदमी ये देखने के लिए कि उसका लड़का पीछे आ रहा है कि नहीं, पीछे देखता है। पानी गहरा हो जाता है। लोग अपने आप को बचाने में लग जाते हैं। वे लोग जो नदी को पार कर पाए वे थे दिमासा जाति।
और वे लोग जो नदी को पार नहीं कर पाए वे थे सोनोवाल कछारी जाति। ऐसे अनेकों कहानियां हैं जातियों के बीच जो प्रचलित है। सोनोवाल और सुतिया के बीच का संबंध ये कुछ इस प्रकार से है। कुछ इंटेलेक्चुअल्स जैसे धर्मेश्वर सोनोवाल और विष्णु राभा बताते हैं कि सुतिया जाति सोनोवाल का ही अंग है। सोनोवाल जाति की जतियाल नामक कुल ही आगे चलकर सुतिया जाति बनी है। वहीं पुरेंद्र प्रसाद सैकिया जो राइटर हैं सुतिया समाज से बताते हैं सोनोवाल जाति सुतिया जाति का ही अंग है। 2018 पल्लविता दास अपनी PhD थीसिस एथनो नेशनलिज्म ऑफ सोनोवाल कचारीज इन असम ए केस स्टडी ऑफ तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट 1921-2005 में लिखती है, इनफैक्ट सोनोवाल्स आर नॉट सुतिया बट सुतियाज आर डेफिनेटली सोनोवाल। सोनोवाल जाति में टोटल 14 कुल है। कुल के नाम है होगराल, मुक्ताल, मदानियाल, मनिकियाल, अहमाल, फरमाल, सारू हजवाल, बोरा हजवाल, कुमराल, ढेकियाल, ढिंगियाल, लाथियाल, बरमाल, चेतियाल। जिन लोगों ने थेंगाल जाति पर हमारा वीडियो देखा है उनको सोनोवाल जाति के कुल और थेंगाल जाति के कुल के नाम एक जैसा लग रहा होगा। प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से सोनोवाल और थेंगाल जातियों के कुल के नाम एक साथ इस तरह दिखते हैं। क्योंकि सोनोवाल के साथ साथ थेंगाल भी कचारी समूह में आती है और ये दोनों जातियां आस पड़ोस में रहती है, ये टेबल जो हमने बनाया है दोनों जातियों के बीच कुछ कुल के नाम एक जैसे ही हैं, जैसे मुक्ताल, मनिकियाल, फरमाल, कुमराल और ढेकियाल। इन समानताओं का कारण क्या हो सकता है हमें नहीं पता। सोनोवाल कचारी के हाइदांग गीत में कुल 7 खेल है। इन 7 खेल के नाम हैं बालिकीतारी, सिरीपुरिया, अमराभूमिया, धुलियाल, उजुनी कुसिया, नामुनी कुसिया, तिपोमिया। यहाँ पर हमें नहीं पता सोनोवाल कचारी के बीच खेल का क्या मतलब है, ये कंसेप्ट क्या है। सोनोवाल लिटरेचर में खेल की डेफिनेशन या यूँ कहें कंसेप्ट है हमारे समझ के परे है। पर एक चीज़ जो हम सिर्फ टिप्पणी कर सकते हैं वो 7 नंबर को लेकर है। मेते जाति जो मणिपुर के बहुसंख्यक जाति है वहाँ पर भी हमें 7 नंबर मिलता है, जिसको मेते जाति 7 यक या सलाई कहती है। मेते में 7 यक या सलाई के नाम हैं निंगथौजाज, खवानिकम्बा, चेंगले, अंगोम, खुमन, लुआंग और मोइरांग। हम सिर्फ गैस कर सकते हैं कहीं सोनोवाल जाति में 7 खेल और मेते जाति में 7 यक सलाई गोत्रों तो नहीं हैं, क्योंकि सोनोवाल और मेते दोनों ही हिंदू जातियां हैं। गोत्रों का होना हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, पर हमारे इंटेलेक्चुअल्स गोत्रों के कंसेप्ट्स के बारे में लिखते नहीं हैं, इसका मेंशन तक नहीं करते हैं। सोनोवाल जाति में टोटल 14 कुल है, इसकी गिनती बढ़ रही है। इनके बीच मतभेद है हर एक कुल का कार्य क्या होता था। पूजा पाठ त्योहारों में सोनोवाल जाति पूरी वर्ष बिजी रहती है। हाइदांग गीत सोनोवाल जाति बाइथो नामक पूजा में गाती है। हाइदांग गीत में टोटल 11 सेक्शंस हैं। ये शुरू होती है ओम नमो नारायण की पवित्र ध्वनि से। भगवान शिव की अनुकंपा से 4 प्रकार के जीव जंतुओं का सृजन होता है, उरन, बुरान, गाजन और ब्रह्मन। भगवान शिव के साथ साथ 33 करोड़ देवी देवताओं का उल्लेख होता है। ये गीत इस प्रकार से है। हाइदांग गीत के 4th सेक्शन में 14 कुल का वर्णन किया जाता है। 5th सेक्शन और 6th सेक्शन में खिंग राजा का विवाह के बारे में बताया जाता है। खिंग राजा का सांखो राजा के पास जाना और उनकी लड़की राजकुमारी लुरूपी और सुरूपी के साथ उनका विवाह संपन्न होना वर्णित है। हाइदांग गीत के 9th सेक्शन में खिंग राजा और अनेकों देवी देवताओं का उल्लेख होता है, जैसे वायु राजा, बारुण राजा, नाकलिंग राजा, साकलिंग राजा, देलेव राजा, बारिंग राजा। भगवान शिव को खिंग राजा के नाम से पुकारा जाता है। 10th सेक्शन में धन की देवी माँ लक्ष्मी की प्रार्थना की जाती है। हिमेलू नामक पेड़ माँ लक्ष्मी माना जाता है। अंतिम सेक्शन में खिंग राजा से ये प्रार्थना की जाती है कि किसी प्रकार के भूल चूक हो जाने पर उन्हें माफ़ कर दिया जाए। ये नाच देखकर हम कुछ अलग सोच सकते हैं, पर इस नाच के पीछे की कहानी भगवान शिव, माता पार्वती, सती और राजा दक्ष को लेकर है। राजा दक्ष एक बड़ी पूजा का आयोजन करते हैं जिसमें उनकी बेटी माता पार्वती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं करते हैं, पर अपने पिता के आयोजन में माता पार्वती पहुंचती है। पिता दक्ष को अपनी बेटी की उपस्थिति पसंद नहीं आता है, बल्कि अपने दामाद भगवान शिव की अनुपस्थिति में उनकी बेइज्जती करते हैं। ये सुनकर माता पार्वती अपना देह त्याग देती है। इसकी जानकारी जब भगवान शिव को मिलता है
अपने रुद्र रूप में राजा दक्ष का सर देह से अलग कर देते हैं। राजा दक्ष की पत्नी भगवान शिव से विनती करती है कि वे शांत हो जाएं और राजा दक्ष को जीवित किया जाए। भगवान शिव एक कटी हुई बकरी का सर राजा दक्ष के शरीर के साथ जोड़ देते हैं। राजा दक्ष जीवित हो जाते हैं। राजा दक्ष की पत्नी अपने सर को बकरी के मांस से ढक लेती है। राजा दक्ष और उनकी पत्नी खुशी के मारे आयोजित पूजा में नाचना शुरू कर देते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है, कपड़े उनके शरीर से गिर जाते हैं और वे केले के पत्ते से अपने आप को ढकते हैं। उसी को याद करके सोनोवाल जाति बहुआ नाच करती है। गोजाई शोभा, भगवान इंद्र को अर्पित पूजा, शारदीय पूजा, आईनाम, लक्ष्मी हबाहर नाम, अपेश्वरी नाम, शिव पार्वती नाम और बिहू सोनोवाल जाति मनाती है। पूरे भारत के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत में अंग्रेजों द्वारा की गई पॉपुलेशन सेंसस, शेड्यूल्ड एरियाज एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज का गठन, जातियों के बीच इसका असर पड़ता है। शेड्यूल्ड एरियाज एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज के गठन पर फैजपुर में कांग्रेस की अधिवेशन में ये बोला जाता है, कांग्रेस इज ऑफ द ओपिनियन दैट द क्रिएशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज इज येट अनदर अटेम्प्ट टू डिवाइड द पीपल ऑफ इंडिया इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। The separation of these areas is intended for the exploitation of the mineral resources and forest wealth in these areas and keep the inhabitants of these areas apart from the rest of India for the easier exploitation and separation. इन सब इवेंट्स का ये असर पड़ता है कि असम में 1884 में जोरहाट सार्वजनिक सभा का गठन होता है, 1880 में तेजपुर रायत सभा, 1903 में असम एसोसिएशन, 1916 में असम छत्र सम्मेलन, 1917 में असम साहित्य सभा, 1926 में असम संरक्षणी सभा। साथ साथ कचारी समूह के जातियों के बीच भी संगठित तौर पर कार्य शुरू हो जाता है। 1915 में कोकराझार में बोडो महासम्मेलन, 1917 तिनसुकिया में दंगारी कचारी युवक सम्मेलनी, 1921 में कचारी युवक सम्मेलनी, 1927 में ऑल असम कचारी युवक सम्मेलनी, 1933 में असम ट्राइबल लीग, 1953 में असम ट्राइबल संघ, 1968 में द प्लेन्स ट्राइबल काउंसिल ऑफ असम। इस प्रकार के अनेकों संगठन बनते हैं। इन सब घटनाक्रमों के बीच 1946 में गोपीनाथ बोरदोलोई द्वारा ट्राइबल बेल्ट्स एंड ब्लॉक्स का गठन स्थापित किया जाना प्रमुख है। आज के दिन पूर्वोत्तर भारत के कई इश्यूज के रूट में ट्राइबल बेल्ट्स एंड ब्लॉक्स का विषय आता है और ये आम भारतवासियों की जानकारी में होनी चाहिए। गोपीनाथ बोरदोलोई को असेंबली में ट्राइबल बेल्ट्स एंड ब्लॉक्स के ऊपर बिल पास इसलिए करना पड़ा क्योंकि सादुल्ला ने ग्रो मोर फूड की नीति अपनाई थी। फलस्वरूप बांग्लादेश मेमनसिंह डिस्ट्रिक्ट से लोगों का असम में बसाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ये घटनाक्रम उस समय जातियों को भयभीत कर देती है। आज के दिन असम की कई प्रॉब्लम्स के मूल में ये इवेंट्स हैं। 1917 दंगारी कचारी युवक सम्मेलन की एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ये होता है, पहला, सोनोवाल कचारी लोग अपनी पहचान सोनोवाल से करवाएंगे। दूसरा, अंधविश्वास इलिटरेसी का निवारण किया जाना। तीसरा, सोनोवाल समाज से नशीले पदार्थों का सेवन बंद करवाना। चौथा, सोनोवाल कचारीज एरियाज में स्कूल, क्लब, लाइब्रेरीज का गठन किया जाना। सम्मेलनी भावना भी करवाती है। सनातन धर्म ग्रंथों के ऊपर की जाने वाली ड्रामा और प्लेस को असमीज में भावना बोला जाता है। यही सम्मेलनी प्रवाती नामक मैगजीन भी लॉन्च करती है, पर ये 2 साल के अंदर ही बंद हो जाती है। सम्मेलनी आगे चलकर 1927 में ऑल असम कचारी युवक सम्मेलनी बनता है, पर दंगारी कचारी युवक सम्मेलनी को डिसॉल्व नहीं किया जाता है। अहोम और सुतिया जातियाँ कचारीज द्वारा बनाए गए सम्मेलनी में भाग नहीं लेते हैं। 4 जनवरी 1929 में ऑल असम कचारी युवक सम्मेलनी साइमन कमीशन के पास मेमोरेंडम जमा करती है। साइमन कमीशन को कांग्रेस के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियों ने बॉयकॉट किया था। इस मेमोरेंडम में राभा, सोनोवाल, मेस, थेंगाल, लालू, सरानिया, दिमासा और हुजाई को कचारी समूह में माना जाता है। हमने थेंगाल जाति के ऊपर वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। साइमन कमीशन के पास ऑल असम कचारी युवक सम्मेलनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 7 सीट्स की रिजर्वेशन की डिमांड रखती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में असम में रह रही ट्राइबल जातियों को रिजर्वेशन देने की प्रक्रिया रखी जाती है। 17 अप्रैल 1933 में ऑल असम कचारी युवक सम्मेलनी डिसॉल्व कर दिया जाता है और पहली राजनीतिक पार्टी ऑल असम प्लेन ट्राइबल लीग बनाई जाती है। 1939 नगांव में हुई ऑल असम प्लेन ट्राइबल लीग की बैठक में ये प्रस्ताव रखी जाती है, प्लेन ट्राइब्स ऑफ असम के लिए अलग सेंसस किया जाए। 1941 की सेंसस में असम की ट्राइबल जातियां अपनी पहचान कचारी या अपनी जातिगत पहचान से करवाएं, ना कि जनरल कास्ट से। 1941 में हुई सेंसस में कचारी समूह का नाम उल्लेखित होता है।
पर कचारी समूह में आने वाली जातियों को चिन्हित नहीं किया जाता है। ऑल असम प्लेन ट्राइबल लीग उस समय चल रही असम पॉलिटिक्स में अहम रोल लेती है। इनको असम में किसकी सरकार बनती है उससे उनका कुछ भी सरोकार नहीं होता था। गोपीनाथ बोरदोलोई द्वारा बनाई जा रही है या सईद सादुल्ला द्वारा बनाई जा रही है। 1952 में हुई इलेक्शन में ऑल असम प्लेन ट्राइबल लीग भाग लेती है। ऑल असम प्लेन ट्राइबल लीग के मेंबर्स कांग्रेस से मिल जाते हैं और कुछ अपनी ही पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ते हैं और कुछ लेफ्टिस्ट पार्टी जैसे सीपीआई या सोशलिस्ट पार्टी से मिल जाते हैं। जिन मेंबर्स ने सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन किया था सब हार जाते हैं। 1953 ऑल असम प्लेन ट्राइबल लीग टूट जाती है। निराश और हताश होकर असम के ट्राइबल लीडर्स गठित करते हैं ऑल असम ट्राइबल संघ। ये नॉन पॉलिटिकल सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है। 1967 में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन का गठन होता है। उसी साल प्लेन ट्राइबल काउंसिल ऑफ असम पीटीसीए का भी गठन होता है। एडनबरी में हुई दूसरे सेशन में प्लेन ट्राइबल काउंसिल ऑफ असम पीटीसीए बोडो डोमिनेटेड एरियाज में उदयाचल नाम की यूनियन टेरिटरी का डिमांड रखती है, पर मेंबर्स के बीच ये बात भी चल निकलती है कि पीटीसीए बोडो जाति की तरफ झुकाव है। इस परिस्थिति में सुबा बरुआ आगे आती है। उनके साथ सोनोवाल कचारी जाति के कुछ युवक आगे आते हैं और 1968 में गठित करते हैं ऑल असम सोनोवाल कचारी स्टूडेंट्स यूनियन। ये असम सरकार को अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स मेमोरेंडम के द्वारा सूचित करती रहती है। वे असम सरकार को एजुकेशन, फ्लड इश्यू, लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन, कला संस्कृति की रख रखाव पर डिमांड रखती रहती है। 1985 में असम गण परिषद राज्य में सरकार बनाती है। एजुकेशन मिनिस्टर वृंदावन गोस्वामी एक सर्कुलर जारी करते हैं जिसमें असमीज लैंग्वेज को कंपलसरी सब्जेक्ट किए जाने की बात होती है। ऑल असम सोनोवाल कचारी स्टूडेंट्स यूनियन इस सर्कुलर का विरोध करती है। हालांकि सोनोवाल जाति अपने आप को असमीज ही मानती है। ऑल असम सोनोवाल कचारी स्टूडेंट्स यूनियन बोडोज द्वारा उदयाचल की डिमांड, कोंच राजवंशी द्वारा कमतापुर की डिमांड, कर्बीज की कर्बी ऑटोनोमस टेरिटोरियल काउंसिल की डिमांड, इन सबके विरोध में होती है। 1968 में बनी ऑल असम सोनोवाल कचारी स्टूडेंट्स यूनियन 1990 आते आते काफी एक्सपीरियंस हो चुकी थी, पर और भी जाति स्पेसिफिक संगठन जैसे 1994 में सोनोवाल कचारी जातीय परिषद, 1998 में सोनोवाल कचारी ऑटोनॉमी डिमांड कमेटी भी सक्रिय रूप से जाति के अंदर कार्य करना शुरू कर देते हैं। ये तीनों संगठन एक साथ मिलते हैं और असम सरकार को 1999 में मेमोरेंडम जमा करते हैं जिसमें ऑटोनोमस काउंसिल बनाने की बात कही जाती है। मेमोरेंडम में सोनोवाल जाति की इतिहास, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के बारे में बताया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन रिलेटेड इश्यू, स्कॉलरशिप, कम्युनिकेशन, मार्केट का ना होना, ऐसे अनेकों इश्यू सरकार के सामने लाए जाते हैं। सरकार के ध्यान में ये बात रखी जाती है कि डिब्रूगढ़ में दिनजान मिलिट्री बेस बनाते समय कई सोनोवाल गांव खाली करवाए गए थे और उनको डिगबर्ग फॉरेस्ट विलेज में पुनर्वासन करवाया गया था, पर अब तक उन सब गांवों को रेवेन्यू विलेजेस डिक्लेयर नहीं कराया गया है। इसके साथ साथ मेमोरेंडम में ये तथ्य भी रखा जाता है कि 1961 और 1971 में हुई सेंसस में सोनोवाल कचारी पॉपुलेशन में गिरावट हुई है। जहां 1961 में 2,36,936 सोनोवाल थे, वहीं 1971 में ये गिरकर 1,98,619 हो गया था। पर एजीबी सरकार मेमोरेंडम के ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लेती है, बस एक्शन के नाम पर एक एडवाइजरी कमेटी बनाती है। 1999 में एजीपी पार्टी हार जाती है और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है। अपने डिमांडों की पूर्ति न होते देख ऑल असम सोनोवाल कचारी स्टूडेंट्स यूनियन 2002 में अपने मूवमेंट को चलाए रखने की बात करती है जब तक ऑटोनोमस काउंसिल का गठन नहीं किया जाए। 6 सितंबर 2002 में 24 आवर अपर असम बंद रखा जाता है। उसी दिन डिप्टी कमिश्नर लखीमपुर के ऑफिस के सामने धरना दी जाती है। 2003-2004 में सोनोवाल जाति के लोग धरना प्रदर्शन चलाए रखते हैं। इसी बीच 2000 में ऑल सोनोवाल कचारी नारी संस्था, 2003 में ऑल सोनोवाल कचारी युवा परिषद जैसे संगठनों की उत्पत्ति होती है। संगठनों के बीच कंपटीशन और मतभेद भी सामने आने लगते हैं। 16 जुलाई 2003 में संगठनों के डेलीगेट्स दिल्ली जाते हैं और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन प्रणब मुखर्जी को मेमोरेंडम जमा करते हैं, जिसमें 5th शेड्यूल में सोनोवाल कचारीज को लाए जाने की डिमांड रखते हैं। कुछ दिनों बाद 22 जुलाई 2003 में असम सरकार से भी बातचीत होती है। बढ़ती प्रेशर देख एजीपी के नेता हितेंद्र नाथ गोस्वामी असेंबली में ऑटोनोमस काउंसिल के डिमांड पर सवाल करते हैं। जवाब में चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई कहते हैं कि उनकी सरकार इस विषय में गहन चिंतन कर रही है। फलस्वरूप कैबिनेट सब कमेटी का गठन होता है जिसके चेयरमैन होते हैं भूमिधर बर्मन।
कैबिनेट सब कमेटी द्वारा दी गई सजेशंस और रिकमेंडेशंस को देखते हुए असम सरकार और संगठनों के बीच बैठक होती है। जुम्मे 2003 में स्थापित हुई संगठन ऑल सोनोवाल कचारी युवा परिषद दशकों से चली आ रही मूवमेंट में जान फूंक देती है। तरुण गोगोई के नेतृत्व में असम सरकार ऑटोनोमस काउंसिल गठन करने जा रही है की सूचना आम जनता को इसी संगठन के प्रेसिडेंट 31 दिसंबर 2004 में एक प्रेस मीट में देते हैं। इस उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए संगठन डिब्रूगढ़ में सिलसिलेवार तरीके से पब्लिक रैलियां रखती है। 11 मार्च 2004 में ऐसे ही एक पब्लिक रैली में चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई, भारत चंद्र नरा, प्रणति फुकन के साथ साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पवन सिंह घाटुआर भाग लेते हैं, जहां पर तरुण गोगोई पब्लिक को एश्योर करते हैं कि ऑटोनोमस काउंसिल जल्द दी जाएगी। 6 अप्रैल 2005 में असेंबली में ऑटोनोमस काउंसिल गठन किए जाने की बिल पेश की जाती है और पास भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि असम में पहली बार किसी जाति विशेष को ही ऑटोनोमस काउंसिल दी गई हो। 10 साल पहले ऐसे ही ऑटोनोमस काउंसिल बोडोस को, मिसिंग को, टीवा और आबा जाति विशेष को ऑटोनोमस काउंसिल प्रदान की गई है। ऑटोनोमस काउंसिल का बनना सोनोवाल जाति के लिए एक अहम उपलब्धि होती है। सोनोवाल कचारी द्वारा चलाई गई मूवमेंट पूरी तरीके से नॉन वायलेंट होता है। पूर्वोत्तर भारत में तकरीबन सभी जातियों ने अपने अपने समाज को सोशल इंजीनियरिंग किया है। हालांकि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स की पूर्ति के लिए जातियां प्रेरित होती है और उनका उद्देश्य भी यही रहता है, पर इसी प्रोसेस में अपने अपने समाज में ऐसे विचार सिद्धांतों का इनपुट भी किया जाता है जो चिंतनीय है। सोनोवाल जाति में भी ऐसी ही एक चिंतनीय विचार डाला गया है, वो है अपने पुराने धर्म की ओर लौटना, जिसको रिवाइवलिज्म कहा जाता है। पुराने धर्म की ओर लौटने की ट्रेंड हिंदू जातियों में ही दिखाई देती है। जब ऐसे विचार समाज में डाली जाती है, समाज कन्फ्यूजन स्टेट में चले जाती है। ये देखा गया है, विशेषकर क्रिश्चियनिटी समाज के अंदर एंट्री कर पाती है। यही ट्रेंड 1960s में मणिपुर की बहुसंख्यक हिंदू जाति मेते के अंदर भी देखी गई है। सोनोवाल जाति के अंदर भी क्रिश्चियनिटी की एंट्री हुई है। कई सोनोवाल क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए हैं। ऐसे समय में सवाल ये भी खड़ा हो जाता है, सोनोवाल कचारी है कौन? इंटेलेक्चुअल्स द्वारा अब तक दी जा रही डेफिनेशन सोनोवाल कचारीज आर ऑफ मंगोलॉइड ओरिजिन एंड आर इन द तिब्बतो-बर्मन लैंग्वेज ग्रुप, ये सब मीनिंगलेस सेंटेंसेस हैं, क्योंकि ये सब सोनोवाल जाति के अंदर से आई नहीं है। कोई अगर सोनोवाल पारंपरिक कपड़े, खान पान करता है, फिर भी वो सोनोवाल नहीं हो सकता है। सोनोवाल होने के लिए बाइथो पूजा, हाइदांग गीत में विश्वास और श्रद्धा होनी पड़ेगी। परंपरागत तरीके से अगर हम देखते हैं, एक क्रिश्चियन सोनोवाल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बाइथो पूजा, हाइदांग गीत से किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं होता है और उसको श्रद्धा भी नहीं होता है। सोनोवाल समाज के पढ़े लिखे लोग एक टेम्पलेट फॉलो करते हैं। उनके अनुसार सोनोवाल जाति का अपना धर्म था, जिसको वे बाइथोइज्म कहते हैं। फिर सोनोवाल जाति का हिंदुइज्म में कन्वर्जन होता है। हिंदुइज्म से बाइथोइज्म जाने की प्रोसेस को रिवाइवलिज्म कहा जाता है। जैसा कि आगे इस वीडियो में बताया गया है, बाइथो पूजा में हाइदांग गीत शुरू ही होता है ओम नमो नमो नारायण के ध्वनि से। धार्मिक सिद्धांतों को ही बाइथोइज्म का लेवल चढ़ाकर आगे बढ़ा दिया जाता है। ये कुछ नहीं, एजेंडा ड्रिवन होता है। एक आम सोनोवाल के कानों को अच्छा लगता है कि उनकी अपनी रिलीजन है, पर ये बहुत ही खतरनाक ट्रैप है। बुद्धि से सही लगती है, जातियों को ऐसे टाइम टेबल में ले जाती है जहां वे अपने पुराने धर्म की ओर प्रेरित होते हैं। असल में वो हिंदुइज्म ही होता है, पर आम जनता को गुलामी में रखा जाता है। बस कागजों में उनकी गिनती बढ़ती है, पर समाज कन्फ्यूजन स्टेट में चले जाती है। अंतर विरोध शुरू हो जाता है, नेचुरल इम्यूनिटी लूज कर देती है। कन्वर्जन का कार्य भी इसी समय जोर शोर से शुरू हो जाता है। फास्ट फॉरवर्ड, जातियाँ ऐसे स्टेज में पहुँच जाती है जैसे मणिपुर की बहुसंख्यक जाति मेते आज के दिन पहुँची है। जातियों के अंदर अनेकों सॉफ्टवेयर चलना शुरू हो जाता है। जातियां एक दूसरे को देख नहीं पाती हैं। एक साथ रहे जातियां जिनकी पहचान एक है, दूर हो जाते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मणिपुरी और विष्णुप्रिया मणिपुरी के बीच का संबंध। ये वीडियो आप देख सकते हैं। धार्मिक सिद्धांतों से समाज को दूर किया जाना, अपने आप को हिंदू ना कहलाकर कुछ और से पहचान करवाना सोनोवाल जाति के अंदर देखा जा रहा है। बाइथोइज्म की गिनती बढ़ रही है, इसका मतलब ये हुआ हिंदुइज्म छोड़ रहे हैं। यहाँ पर आम सोनोवाल को बताया नहीं जाता है, ये सब गेम मणिपुर में चल चुकी है। ये जो बैक टू ओरिजिनल रिलीजन का ट्रेंड सोनोवाल समाज के बीच चलाया जा रहा है, और एक ट्रेंड हमें दिखाई देता है।
जब हम पढ़ते हैं कौन से टॉपिक्स पे इंटेलेक्चुअल्स अपने आउटपुट निकाल रहे हैं। 2019 जूरी सैकिया द्वारा सबमिट की गई PhD थीसिस स्टडी ऑफ वैष्णविज्म अमंग द सोनोवाल कचारीज ऑफ असम इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स को ही ले लीजिए। ये भी एक ट्रेंड है। इस प्रकार की लिटरेरी आउटपुट समाज को हिंदुइज्म से दूर करने का कार्य करती है। एक आम सोनोवाल को बताया नहीं जाता है कि ऐसे लिटरेरी आउटपुट को आराम से चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि जिन फाउंडेशन पर रखकर जाति विशेष कहानियाँ बुनी जाती है पानी की बुलबुले की तरह होती है। क्योंकि सोनोवाल जाति सोशल इंजीनियरिंग के गेम में पूर्वोत्तर भारत में हाल के दिनों में आई है, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि समाज के पढ़े लिखे लोग अपने समाज को अवगत कराएं उन जातियों का आज के दिन स्थिति क्या है जिनकी पद चिन्हों पर सोनोवाल जाति चलने के लिए सोच रही है, कहीं ना कहीं चलना भी शुरू कर दिया है। आज के दिन सोनोवाल जाति अपने आप को असमीज से पहचान कर रही है। आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है जब सोनोवाल जाति अपनी असमीज पहचान छोड़ दे, और हमें इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। असमीज के अलावा सोनोवाल का कचारी पहचान भी है। इन सब पहचानों को सोनोवाल जाति कैसे एड्रेस करती है, ये इंटरेस्टिंग होगा। ये था सोनोवाल कचारी जाति पर हमारा छोटा सा प्रेजेंटेशन। इस प्रेजेंटेशन में हमने सोनोवाल जाति को समझने की कोशिश की है, जिससे कि हम पूर्वोत्तर भारत को समझ सके। हमने सिर्फ एक आउटलाइन खींचने की कोशिश की है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं।